हेलो बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चों, आपके सामने ये पहला मैप आया है फ्रांस का। ये है 1789 का मैप है बच्चों। इस फ्रांस में आप देखेंगे बहुत सारे, एक तो बॉर्डक्स है, और बेटे इसमें आप देखेंगे वेनेसियाइज है, और इसमें पेरिस देखेंगे बच्चों आप। बच्चों, ये फर्स्ट पिक्चर है, ये लुइस 16 की है, जो कि 1774 में बर्बन फैमिली के थे ये, और राजा बने थे 1774 में। जब ये राजा बने थे बच्चों, इनकी एज कितनी थी? 20 ईयर्स। ये बच्चों उनकी क्वीन है, जो कि है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। इनका नाम क्या था? द क्वीन मैरी एंटोनियटे। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं बच्चों हम। इसमें क्या हुआ था बच्चों? मोनार्की यानी कि जो राजतंत्रशाही है उसका अंत हुआ था, और फ्रांस में को डिक्लेयर कर दिया था राइट्स ऑफ मैन, और आइडिया ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी इसके मेन आइडियाज़ थे बच्चों। जब लुइस 16 1774 में सिंहासन पर बैठे तो वो 20 साल के थे, और उनकी शादी किससे हुई थी बच्चों? मैरी एंटोनियटे से हुई थी। उस समय जो उन्हें विरासत में मिला था वो था एम्प्टी ट्रेजर। जो ट्रेजर था वो खाली था, खजाना खाली था। खजाना खाली क्यों था, अभी इस एस्पेक्ट्स को देखते हैं। जो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो रहे थे बच्चों? ख़त्म हो रहे थे। वहाँ का उसका मेन कारण क्या था? जो पैलेस ऑफ वर्सेलिस है, वहाँ उसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत महंगी थी, और जो 13 अमेरिकन जो कॉलोनीज़ है उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए जो ब्रिटेन के खिलाफ जो युद्ध हो रहे थे, उसमें फ्रांस उसकी अमेरिका की क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा था। अब जो वॉर डेब्ट है, यानी कि जो युद्ध का जो कर्जा है, वो कितना था? 2 मिलियन लीवर था। लीवर एक फ्रेंच करेंसी है बच्चों। अब जो लैंडर्स थे, मनी लैंडर्स थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट को जो ब्याज पर जो पैसा दिया था, इंटरेस्ट पर जो पैसा दिया था, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था। वो था बच्चों 10% था। और इससे क्या हो गया? जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या हो रहे थे? धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। यही कारण है कि वो खजाना खाली हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी की 18th सेंचुरी में। इसे ओल्ड रिजाइम भी कहा जाता है बच्चों। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो क्या था? वहाँ पर फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम कैसे कहते हैं बच्चों? बॉन्डेड लेबर को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो सारी लैंड होती है वो अभिजात वर्ग के पास होती है, रिच जो फैमिलीज होती हैं या ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास होती है, और वो मजदूर वर्ग को या पीजेंट्स को किराए पर वो ज़मीन देते हैं, और किसानों को उस पर काम करके मुनाफा किसको देना होता है? उन अभिजात वर्गों को या ऑफिशियल्स को। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। अब ओल्ड रिजाइम इज़ यूजुअली यूज्ड। अब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है बच्चों? ओल्ड रिजाइम। और इसमें क्या सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन, ये कब की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन की बात की गई है बच्चों? 1789 से पहले की। 1789 से पहले का जो टाइम है वो ओल्ड रिजाइम के नाम से जाना जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेट थी बच्चों। फर्स्ट स्टेट में कौन थे? क्लर्जीज। क्लर्जीज क्या करते थे बच्चों? जो वो करते थे प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। ये प्रिविलेजेस उन्हें बाय बर्थ दिए जाते थे। जो सेकंड स्टेट थी बच्चों, वो थी नोबैलिटी की थी। वो भी क्या करते थे? बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस है वो एंजॉय करते थे, और जो फ्यूडल प्रिविलेजेस इनको मिले हुए थे। जो तीसरी स्टेट थी बच्चों, उस तीसरी स्टेट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग थे, जैसे बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गए, लॉयर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो छोटे आर्टिशंस थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर थी, सर्वेंट थे। ठीक है, पीजेंट्स थे, और ऐसे पीजेंट्स को क्या किया जाता? ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके खेतों में और उनके घरों में। और इसके अलावा उन्हें कहाँ कहाँ भी अपनी सर्विस देनी होती थी। आर्मी में सर्विस देनी होती थी, या रोड बनाने के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता था? काम कराना पड़ता था। जो चर्च है, चर्च ने डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया हुआ था, और एक इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया हुआ था। जो डायरेक्ट टैक्स था वो टैली कहलाया। ठीक है, जो सेकंड था, जो चर्च ने क्या किया था?
कुछ जो टैक्सेस है उनमें शेयर किया। ठीक है, क्या शेयर लिया? जैसे पीजेंट्स जो भी चीज़ खरीदते थे, जैसे उनसे सॉल्ट टैक्स और टोबैको, और टोबैको पर जो भी टैक्स लगाया गया वो क्या कहा कहलाया वहाँ पर? टीथेस कहलाया। अब जो फ्रेंच सोसाइटी की बात करते हैं, फ्रेंच सोसाइटी किस टाइप की थी? फ्रेंच सोसाइटी में पीजेंट्स थे बच्चों, 90% जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की थी, और इनके ये क्या थे? लैंडलेस थे। ठीक है, इनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी या बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। टू टाइप के लोग थे इसमें, है ना। नोबल्स है ना, नोबल्स में चर्च एंड रिच पीपल जो थे उनके पास खुद की ज़मीन थी। और कितनी ज़मीन थी इनके पास बच्चों? 60%, इनके टोटल एरिया की 60% ज़मीन इनके पास थी। और जो तीसरी स्टेट थी, तीसरी स्टेट ही क्या काम करती थी बच्चों? टैक्स पे करती थी, बाकी दोनों स्टेट टैक्स पे नहीं करती थी। जो नोबल्स थे वो क्या थे? जो फ्यूडल ड्यूज होते थे वो पीजेंट से क्या करते थे? लेते थे। वो अबॉलिश की बात की गई थी उसने, और ये कहा गया था कि जो फ्यूडल है, जो पीजेंट्स हैं, उन्हें घर पर और उनके खेतों में काम करना पड़ेगा। जो चर्च है, एक्सट्रैक्टेड जो चर्च है उसने क्या कितना टीथे लेता था? एक 1/10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 पार्ट टीथे के रूप में लिया जाता था। अब बात करते हैं बच्चों उस इवेंट की, 14 जुलाई 1789 की। जो किंग है, किंग ने ट्रूप को ऑर्डर दिया कि वो कहाँ चले जाएं? सिटी में चले जाएं, जिससे कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे? इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन्हें तोड़ रहे थे। किस लिए तोड़ रहे थे बच्चों? ताकि वो जो आर्मी, जो ट्रूप राजा ने भेजे हैं उनसे वो फाइट कर सके, लड़ाई कर सके, तो उसके लिए उन्हें यह हथियारों की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिल्डिंग्स वगैरह है उन्हें तोड़ा। बिल्डिंग्स वगैरह को उन्होंने तोड़ा, और वो मार्च करते हुए कहाँ तक पहुँचे बच्चों? बेस्टाइल फोर्ट तक पहुँचे। बेस्टाइल फोर्ट क्या था बच्चों? एक ऐसा फोर्ट था जिसमें प्रिजनर्स को रखा जाता था, एक प्रिजन थी। वहाँ उन्होंने वहाँ हथियारों की सर्च की, और वहाँ नहीं मिले। जब हथियार नहीं मिले तो उन्होंने उसे क्या कर दिया? तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद उसकी जो चीज़ें थी, जो सामान थे, वो कहाँ बेच दिए बच्चों? मार्केट में बेच दिए। किसके लिए? ये दिखाने के लिए कि ये क्या है? सोविनियर ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि जो जिसके प्रति हम क्या है? क्रोधित हैं, उसका हमने क्या किया? एक विनाश की शुरुआत की है। जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। पॉपुलेशन कितनी थी पहले बच्चों? 1715 में 23 मिलियन थी। ठीक है, और उसके बाद 28 मिलियन हो गई 1789 में। लेकिन प्रोड्यूस तो नहीं बढ़ी, डिमांड खाने की बढ़ गई। अब इससे रिच और पुअर के बीच का जो गैप था वो बढ़ गया। जो लोग थे उन्होंने, जो ब्रेड के प्राइस हैं वो हाई हो गए, और लोगों ने उस प्राइस का क्या किया? विरोध किया। जो सब्सिस्टेंसेस थे वो उस सब्सिस्टेंस क्राइस आ गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है वहाँ पर जो फूड के लिए राइट्स होने शुरू हो गए। ठीक है, सैक्रेसिटी ऑफ ग्रेन हो गई, और बहुत सारी जो डेथ थी इसी कारण से, इनकी भूख के कारण से ज़्यादातर लोगों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और उन डेथ में कौन से लोग शामिल थे? जो कि वीकर सेक्शन के लोग थे। अब जो बात करते हैं मिडिल क्लास एमर्जिंग, इसी समय पर कौन सी क्लास का उदय हुआ? मिडिल क्लास का उदय हुआ। 18th सेंचुरी विटनेस बनी जो एक नए सोशल ग्रुप के उदय का, वो था मिडिल क्लास। ये क्या थे? वेल्थी थे। ठीक है, ये अच्छा पैसा कमाते थे। इनका जो ट्रेड था और मैन्युफैक्चरिंग गुड थी, और ये क्या करते थे? ऐसे काम करते थे, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, और सिल्क और वुलन जो टेक्सटाइल है ये सब इनका जो वर्किंग उसमें शामिल था। जो प्रोफेशनल थे वो भी इस ग्रुप में शामिल थे, जैसे लॉयर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए। ठीक है, वो सब प्रोफेशनल्स के ग्रुप में शामिल थे जो कि थर्ड स्टेट में आते थे। अब आइडिया जो था बाय बर्थ वाला वो हटाकर कौन सा होना चाहिए था? मैरिट्स पर होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि गुणों के आधार पर प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। ये जो आइडिया थे ये किसके आइडिया थे बच्चों? फ्रीडम के, यानी कि स्वतंत्रता के थे, इक्वल लॉ के थे, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के थे। अब जो कुछ इसमें फ्रांस में कुछ फिलोसफर हुए थे, उन फिलोसफर ने इस फ्रांस की जो रिवोल्यूशन हुआ
उसमें अपने कुछ नए आइडियाज़ दिए। उन आइडियाज़ का फ्रांस की जो क्रांति है उस पर क्या असर पड़ा वो देखते हैं। दे गेव वेरियस आइडिया रिगार्डिंग इक्वलिटी एंड फ्रीडम, उन्होंने इक्वलिटी और फ्रीडम के लिए बहुत सारे आइडिया दिए। एंड और कौन कौन से इन आइडियाज़ के ऊपर कहाँ बात होती थी, पब्लिक प्लेस में, ठीक है। और ये जो आइडिया थे वो कहाँ कहाँ डिस्कस किए गए, सलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, और बुक्स में और न्यूज़पेपर्स में इन्हें पब्लिश किया गया। अब कुछ फ्रेंच फिलोसफर हैं, उनके बुक्स के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट है जॉन लॉकी, उनकी जो बुक थी वो थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब इस टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में उनका जो व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो देखते हैं। इसने क्या किया, रिफ्यूट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, यानी कि जो राजा की जो दैवीय शक्तियाँ थी उसको क्या किया, नकारा। और उसने कहा कि जो उसका एब्सोल्यूट राइट है वो नहीं होना चाहिए, किसका, राजा का। सेकंड फिलोसफर है जीन जेके रूसो, इनकी जो बुक थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने बात की थी इक्वल वोटिंग की, बात की थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, बात की थी। जो नेक्स्ट फिलोसफर है वो है मॉन्टेस्क्यू, इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इन्होंने जो डिवाइन पावर थी, कौन कौन सी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सॉरी डिवीज़न ऑफ पावर, पावर ऑफ डिवीज़न के जो पावर की बात की थी, किस किस के बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब बात करते हैं आउटब्रेक ऑफ अ रिवॉल्यूशन। इन 1789 में लुई 16 ने एक असेंबली बुलवाई जिसमें तीनों स्टेट जनरल को नया टैक्स के लिए प्रपोजल भेजा गया। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी उसके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए और वो दोनों आमने सामने की लाइनों में एक दूसरे की तरफ फेस कर कर बैठ गए। जो थर्ड स्टेट थी उसके 600 मेंबर आए और वो कहाँ हो गए, पीछे की तरफ खड़े हो गए। जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे और जो वुमेन्स थी उन्हें इस असेंबली में आने के लिए क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या किया, जो पहले जो वोटिंग होती थी बच्चों, उस वोटिंग को कराने की बात आई, तब सबने कहा कि सब हर जो व्यक्ति है उसे एक वोट, वन पर्सन वन वोट वाली सिस्टम अपनाना चाहिए। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट वाला सिस्टम होना चाहिए, जबकि वहाँ क्या सिस्टम था कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन्हें वोटिंग का राइट ही नहीं था, ठीक है। ये जो सिस्टम था ये क्या था, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर आधारित था, जो कि रूसो ने दिया था अपनी बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बात कही थी कि वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। आउटब्रेक ऑफ अ रेवोल्यूशन, इसी का 8 पॉइंट देखते हैं। जब उनके प्रपोजल को राजा के द्वारा रिजेक्ट कर दिया तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर हैं वो वॉकआउट कर गए, कहाँ से, असेंबली से, और उनका विरोध करने लगे। और 20 जून को वो एक वर्सेलिस में इकट्ठा हुए, एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए जिसे टेनिस कोर्ट की ओथ भी कहा जाता है, और वहाँ नेशनल असेंबली को डिक्लेयर किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। और उसमें जो राजा की पावर है, मोनार्की की पावर है, वो क्या कर दी गई बच्चों, लिमिटेड कर दी गई। अब इस उसको लीड कौन कर रहा था बच्चों, ये मीराबेऊ लीड कर रहा था, जो कि नोबेल फैमिली में जन्मा था। लेकिन वो किसकी बात करता था, वो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं या बाय बर्थ प्रिविलेजेस हैं, उनको क्या करता था, विरोध करता था उसको। वो ओरिजिनली क्या था बच्चों, एक प्रीस्ट था और उसने बहुत सारे पंपलेट्स लिखे जो कि क्या थे, थर्ड स्टेट से, उनके नाम क्या थे, व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, कि थर्ड स्टेट क्या है उसके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। अब देखते हैं, थर्ड स्टेट ने डिक्लेयर कर लिया खुद को नेशनल असेंबली, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस लिखा गया, ठीक है, जिसमें कि मोनार्की की जो पावर है उसे कम कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं कि बच्चों जो रिवोल्यूशन है वो सड़कों पर उतारा है। जो भीड़ है उसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो क्या थी,
घंटों तक बेकरी की लाइन में खड़े रहने के बाद जब उन्हें ब्रेड नहीं मिली तो वो क्या करने आई, क्रांति के लिए, विद्रोह के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए इकट्ठी हो गए। ठीक है, लुई 16 ने जो रिवॉल्यूशन है उसको क्या किया, फेस किया, और जो नेशनल असेंबली थी उसे एक्सेप्ट किया, और अपनी जो खुद की पावर है उसको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक कराया। ठीक है, अब 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डिक्री पेश की जिसमें कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसको क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया, और जो टैक्सेस थे उसे क्या किया गया, हटा दिए गए। जो ऐसे टैक्सेस जो कि लोगों को परेशान करने वाले थे उन्हें हटा दिया गया। अब उसके बाद बात करते हैं उसी समय क्या हुआ बच्चों, विंटर, सीवियर विंटर हो गई। ज़्यादा ठंड पड़ने से जो हार्वेस्ट थी यानी कि जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने से जो फूड प्राइसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, अब जो बेकर्स हैं उन्होंने, और हॉर्डर्स हैं यानी कि जो दलाल हैं, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सप्लाई को रोकना शुरू कर दिया, और जो लोग हैं लोगों को फूड के लिए घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता था। जो 14 जुलाई 1789 में बच्चों जो डिक्लेयर किया गया, क्या डिक्लेयर किया गया बच्चों, बेस्टाइल वॉज डिस्ट्रॉय का 14 जुलाई 1789 में बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये रूमर्स फैलाया गया कि जो पकी हुई फसल है ना, जो पकी हुई फसल है उसे ख़त्म करने के लिए लोग, राजा ने क्या भेजे हैं, अपने सिपाही भेजे हैं, अपने ट्रूप्स भेजे हैं। तो 4 अगस्त 1789 को असेंबली अबॉलिश हो गई। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया, और जो टैक्सेस थे, ठीक है, क्लर्जी के जो, वो सब चीज़ क्या कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई। जो लैंड है, जो चर्च की लैंड है वो क्या कर दी गई, उसकी जो संपत्ति थी वो लोगों के द्वारा ले ली गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उसे कहते हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राजा क्या करेगा, शासन करेगा। पहले तो ये था कि राजा के मन में जो निर्णय आता था वही देता था, कोई उस राजा के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकता था। लेकिन नेशनल असेंबली होने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई उसमें राजा वही कार्य करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, तो राजा की जो पावर थी वो क्या कर दी गई, लिमिटेड कर दी गई। और जो नेशनल असेंबली थी, ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड कैसे थी, क्योंकि सब लोगों को वोटिंग पावर नहीं थी, वो बच्चों हम आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कि क्या क्या सिस्टम हुआ वहाँ पर। पैसिव सिटीजन, पहला पॉइंट है पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन में वो लोग थे जिनको वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन वो कितने थे, 3 मिलियन मैन और वुमेन और यूथ थे जो कि 25 ईयर्स से कम के थे। ठीक है, एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जो वोट कर सकते थे। उनकी संख्या कितनी थी बच्चों, 4 मिलियन थी, और वो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 28 मिलियन। ठीक है, अब एक्टिव सिटीजन्स में से भी वो क्या करते थे, इलेक्टर्स जो थे वो 50,000 मैन थे। 50,000 मैन किन को चुनते थे बच्चों, नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को चुनते थे। जो 745 मेंबर्स हैं उन्हीं में से क्या बनते थे, कुछ मिनिस्टर्स बनते थे, और ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट देखते थे। और जो नेशनल असेंबली है वो किसको कंट्रोल करती थी, राजा को। और राजा के पास केवल एक पावर थी, क्या थी, वीटो पावर थी। ठीक है, अब इधर देखते हैं जो एक्टिव सिटीजन थे वो वोट के द्वारा किसको नियुक्त करते थे बच्चों, जज को नियुक्त करते थे। और जो जज थे वो किंग की और मिनिस्टर्स की उससे बिल्कुल दूर थे। ठीक है, तो जज फ्रीली क्या दे सकते थे, अपना डिसीजन दे सकते थे किसी भी मैटर में। हु कुड वोट, अब ये बात उठी कि कौन वोट देगा। अब बात आती है ओनली मैन जो कि 25 ईयर्स से ऊपर के हों, और जो टैक्स पे करते हो, और कितना टैक्स पे करते हो, यानी कि किसी व्यक्ति की 3 दिन की जो सैलरी है या 3 दिन का जो वेजेस है उसके बराबर कोई अब टैक्स पे करता है तो वो क्या बनेगा, वोटर बनेगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एक्टिव सिटीजन कहलाएगा, और वो वोट देने का अधिकारी होगा। और वो क्या करेगा, जो ले
जो भी इस प्रक्रिया को पार करेगा वो एक्टिव सिटीजन को कहलाएगा। और वो क्या करेगा कि जो असेंबली है, असेंबली के जो लोग हैं उनको क्या करेगा, चुनेगा। और ज़्यादा हाईएस्ट जो टैक्स पे करेगा वो आगे असेंबली में क्या बनेंगे, वो मेंबर्स बनेंगे। जो रिवोल्यूशनरी थे और जो जर्नलिस्ट थे जैसे जीन पॉल मार्केट, इसमें इन्होंने क्या कहा, न्यूज़पेपर में निकाला। कौन से न्यूज़पेपर में, फ्रेंड्स ऑफ पीपल। इसमें ये सारी चीज़ें निकाली और एक्सप्लेन किया कि कैसे वेल्थ ने कानून को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, कानून को प्रभावित किया है। कि अगर जिसके पास पैसा होगा वही वोट डाल सकेगा और जिसके पास पैसा या ज़मीन नहीं होगी वो वोट डालने का अधिकारी नहीं होगा। अब इस बारे में जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की बात आई, ठीक है। राइट्स, कौन कौन से राइट्स दिए गए, एक तो राइट्स टू लाइफ दिया गया, ठीक है। इसे क्या किया गया, नेचुरल और इनएविटेबल राइट माना गया। और इसे ये बताया गया कि जो एवरी ह्यूमन बीइंग है वो जन्म के बाद क्या कर सकता है, जन्म के बाद इसको, इस राइट को, राइट टू लाइफ को दूर नहीं कर सकता, ना कोई सरकार इसे दूर कर सकती है। सरकार का ये परम कर्तव्य है, परम ड्यूटी है कि वो क्या करे, सिटीजन्स के इस नेचुरल राइट की सुरक्षा करे। जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है वो देखते हैं वो क्या था। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है और वो फ्री है और उसे क्या है, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं वो प्रिजर्व करनी चाहिए किसको, इसके नेचुरल जो राइट है, इनएविटेबल जो राइट है उनको। कौन कौन से हैं वो राइट, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है, रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशंस है, ठीक है। थर्ड है इसमें जो द सोर्सेज ऑफ ऑल सॉवरेनिटी, ठीक है, इन इन द नेशन, ठीक है। जो सॉवरेनिटी को क्या करना चाहिए, नेशन के द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल अथॉरिटी इस राइट को क्या नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। जो लिबर्टी है, लिबर्टी क्या, किसकी पावर है बच्चों, एक ह्यूमन बीइंग की पावर है जिससे कि क्या है, किसी को बांधा नहीं जा सकता। जो लॉ है वो लॉ क्या है बच्चों, कि ओनली एक्शन से ही क्या किया जा सकता है, सोसाइटी को सेफ किया जा सकता है, ना कि ज़बरदस्ती। अब बच्चों कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स देखते हैं जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थे। एक तो है रेड फिरन कैप, ये कैप किसके द्वारा पहनी जाती थी, स्लेव के द्वारा पहनी जाती थी जो कि क्या हो गए थे, फ्री हो गए थे। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, यानी कि सांप के द्वारा अपनी पूंछ को काटा जाना एक रिंग के रूप में था। एक इसका सिंबल था, इटर्निटी का सिंबल था बच्चों। ये रिंग नाइदर बिगनिंग और नॉर एंड, ना तो ये शुरू हो रही थी और ना ये कहीं ख़त्म हो रही थी। अब नेक्स्ट सिंबल है बच्चों द बंडल ऑफ रोड्स ऑफ फेचेस, वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये बात करता है एकता में ही शक्ति है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। स्कैप्चर यानी कि सिंबल ऑफ रॉयल पावर, रॉयल पावर का ये एग्जाम्पल है बच्चों। नेक्स्ट है द आइड विद इन अ ट्राइंगल रीडाइटिंग लाइट, ठीक है। ये सिंबल है बच्चों कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। ब्लू, रेड एंड वाइट, ये सब क्या था बच्चों, ये तीनों नेशनल कलर थे किसके, जो फ्रांस के थे, ठीक है, ट्राई कलर, ठीक है। अब है ये लॉ टेबल थी जो कि जिसमें कि सभी लोग, सभी व्यक्ति क्या है इसके सामने इक्वल हैं। द विंग्ड वुमेन, ये है पर्सोनिफिकेशन किया गया था लॉ का, कि लॉ क्या है, एक विंग्ड वुमेन है जिसके जिसके लिए सब लोग इक्वल हैं। नेक्स्ट है ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन का है कि सभी लोग क्या हैं, फ्री हैं। अब रिपब्लिक फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाई गई जिसे कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया, ठीक है। लुई 16 ने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और लेकिन सीक्रेट नेगोशिएशन किया पुरुषिया के राजा के साथ में, और एक वॉर डिक्लेयर हो गई। नेशनल असेंबली ने प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1792 में एक वॉर को डिक्लेयर कर दिया,
ठीक है। उसी समय जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है वो गाया गया मर्सेलिस, और ये कंपोज किया गया किसके द्वारा? रॉगेट डी लेस्ले, इनकी 1792 में इसकी रचना की गई थी और ये एक वॉर सॉन्ग के रूप में गाया गया था। ठीक है, और वॉलंटियर्स ने इसे गाया था। ठीक है, मर्सेलिस से शुरू किया गया था जब वो मार्च करते हुए पेरिस से जा रहे थे, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मर्सेलिस। मर्सेलिस इज नाउ मर्सेलिस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब जो लॉसेस और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज थी उससे क्या हो गई? क्रॉप्ड फेल हो गई। ठीक है, जो मैन थे वो फ्रंट पर चले गए, यानी कि युद्ध में चले गए लड़ने के लिए, और जो महिलाएं थी उन्होंने जो आजीविका कमाने का, सबकी देखभाल करने का जो जिम्मा किसने उठाया? महिलाओं ने उठाया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट प्रोवाइड किया, कौन सा बच्चों? रिकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन शुड कंटिन्यू। ठीक है, पीपल जो ने जो स्टार्ट किया, क्या पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू किया और डिस्कस करना शुरू किया जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थे, उनके प्लान्स थे, उनके बारे में। जो मोस्ट सक्सेसफुल जो क्लब था वो था बच्चों जैकोबिन क्लब था, जो कि जो सेंट जैकोबिन्स हैं पेरिस में, उन्होंने उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। और जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के वो ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास कोई किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। वो ज़्यादातर शॉपकीपर्स थे, आर्टिशंस थे, मैच मेकर थे। ठीक है, इस टाइप के जो लोग थे, जो डेली वेजेस के वर्कर थे। ठीक है, और पेस्ट्री कुक्स थे। इस टाइप के जो वर्कर हैं वो किस में रहे थे बेटो? जैकोबिन क्लब में। जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। ठीक है, और उसने किस चीज़ को किया? ड्रेसेस को ज़्यादा वो महत्व दिया। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहना के लिए एक ड्रेस कोड बनाया, और डिफरेंट फ्रॉम नी, यानी कि क्या था? ब्रिचेस से थोड़ा सा अलग था और घुटने तक था वो, और वो बाद में क्या बन गया? एक फैशनेबल सेक्शन बन गया। और जो ये जैकोबिन क्लब था ये बाद में किसके नाम से जाना गया? सेंस क्लोटिस। इसके बाद में इसका मीनिंग है दोज विदाउट नी ब्रिचेस। अगस्त 1792 में जो जैकोबिन्स थे वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और जो पैलेस ऑफ ट्यूलिसराइज एंड हेल्ड द किंग हॉस्टेज फ्रॉम मैनी आवर्स, यानी कि राजा को बहुत समय तक क्या किया? हॉस्टेज बनाकर रखा गया। और बाद में असेंबली में वोट कराया गया, और उसके क्या किया गया? जो रॉयल फैमिली थी उस सबको क्या कर दिया बच्चों? जेल में डाल दिया गया। इलेक्शन होने के बाद में जो न्यू इलेक्टेड असेंबली बनी उसे क्या किया कहा गया बच्चों? कन्वेंशन। ठीक है, अब से जो सभी लोग थे जो 21 साल के, जो से 21 साल के थे या उससे ऊपर थे, डिस्पाइट जिनके पास चाहे ज़मीन थी या नहीं थी, उन सबको क्या दिया गया? वोटिंग राइट दिया गया। बच्चों इसमें अभी एक बात और नोट कीजिएगा, महिलाओं को वोट का राइट अभी भी नहीं मिला था। रिपब्लिक फ्रांस में 21 सितंबर 1792 को जो मोनार्की थी उसे अबॉलिश कर दिया गया, और जो फ्रांस रिपब्लिक थे उसे सेट किया गया। फ्रांस रिपब्लिक का मतलब है पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए लोग ही गवर्नमेंट का बनाएंगे। कोई भी किसी भी तरीके का हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत राजतंत्र नहीं होगा। लुई 16 ने जो उसको जो डेथ की सज़ा दे दी, लुई 16 को डेथ की सज़ा दे दी गई थी 21 जनवरी 1793 में। और इसके बाद जो लोग थे उनके सामने पब्लिकली राजा को क्या किया गया? फांसी की सज़ा दी गई। उसके थोड़े दिन बाद जो रानी थी मैरी एंटोनी, उसे भी फांसी की सज़ा दी गई। तो उस टाइम को क्या कहा जाता है बच्चों? द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 का जो टाइम है वो रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। जैकोबिन जो नेता थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनका शासनकाल माना जाता है ये। ठीक है, ये है बच्चों मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। पॉलिसीज़ ऑफ रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ थी कुछ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ में क्या था? लोगों को बहुत परेशान किया, जिसके कारण बाद में उन्हें भी पनिशमेंट दी गई। जो लॉज थे वो इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, जो मैक्सिमम जो सीलिंगन थे, जो जो वेजेस थे
और जो प्राइजेस रोबिस्फेयर थे उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्राइजेस थे वो लिमिटेड कर दिए गए। ठीक है, मीट और ब्रेड को क्या कर दिया गया, राशन कर दिया गया, यानी कि राशन शॉप में मिलेंगे वो। ठीक है, जो एक्सपेंसेस थे, जो वाइट ब्रेड थी, जो कीमती यानी कि महंगी जो वाइट ब्रेड थी, उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। सभी सिटीजन्स को क्या किया गया कि सभी सिटीजन एक ही क्वालिटी की यानी कि इक्वलिटी ब्रेड को खाएंगे। और इसे मुझे कि होल व्हीट जो वो था, इनकी जो साबुत जो होल व्हीट ग्रेन से जो बनी हुई ब्रेड थी, उसी ब्रेड को सब खाएंगे। अब जो ट्रेडिशनल मॉन्सियर और मैडम जो था टाइटल से, उसे भी क्या किया गया, हटा दिया गया। सिटी सिटीयोन और सिटीयोने, सिटीयोन पुरुषों के लिए और सिटीयोने महिला सिटीजन्स के लिए यूज़ किया गया। और जो चर्च थे उन्हें बंद कर दिया गया और चर्च की बिल्डिंग को बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबिस्फियरे रॉबिस्फियरे ने जो पॉलिटिकल रिलेंशली थी, वो क्या किया गया, उसे सपोर्ट किया और उसको क्या किया कि डिमांड की कि ये क्या हो जाए, मॉडर्न किया जाए। ठीक है, और उसने जो कोर्ट थी, ठीक है, उसने कोर्ट 1790 जुलाई 1794 में कोर्ट ने उसे क्या किया, गुलेटनाई कर दिया गया, यानी कि दोषी पाया और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। रॉबिस्फियरे क्या था, एक लीडर था, उसने एक पॉलिसी को फॉलो करता था, कंट्रोल और पनिशमेंट की। ठीक है, कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी उसने अपनाई नोबल्स के लिए और क्लर्जीज के लिए। वो सभी लोग जो कि कंसीडर करते थे कि वो उनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसे लोगों को, या चाहे वो उनके क्लब के मेंबर ही क्यों ना हो, उन सबको वो क्या करता था, अरेस्ट कराता था और जेल में डाल देता था। और बाद में उन्हें रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में पेश किया जाता था और कोर्ट के द्वारा उसे गिल्टी पाए जाने पर गुलेटनाई कर देता था। गुलेटनाई क्या होता है बच्चों, एक डिवाइस होता है जो कि दो पोल्स पर लगा होता है, एक ब्लेड की तरह, जिसमें कि दोषी व्यक्ति के सर को काट दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आया बच्चों डायरेक्टरी रूल। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट, जैकोबियन गवर्नमेंट के हटने के बाद में जो वॉल्डियर थे, उन्होंने मिडिल क्लास को लेकर, मिडिल क्लास जो थी उसने, वेल्थियर मिडिल क्लास थी, उसने पावर को टेक ओवर कर लिया। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और जो वोटिंग राइट है वो सबको दिया गया, सभी पुरुषों को दिया गया, जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको भी। ठीक है, इसने क्या किया, जो इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे रखा गया। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हटाने के लिए हटाया, तो क्या हुआ, एक मिलिट्री डिक्टेटर बन गया। मिलिट्री डिक्टेटर कौन था बच्चों, वो नेपोलियन बोनापार्टे था। अब उसने अब खुद को, अपने आप को क्या कर लिया, पहले तो एक खुद डायरेक्टर था और एग्जीक्यूटिव बनाकर वो कितने साल के लिए बना, वो 5 साल के लिए। अब उसने क्या किया, सेफ जो मैन था, मैन डोमिनेटिंग पावर के तहत उसने अपने आप को क्या किया, राजा घोषित कर लिया। अब जो डायरेक्टर्स थे वो आपस में क्या करते थे, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उनके मेंबर से झगड़ते रहते थे। तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो क्या कर दी जाती थी, उन्होंने जो मिलिट्री डिक्टेटर उसके द्वारा क्या कर दी गई, डिसमिस कर दी गई और सारी पावर उसने खुद के हाथ में ले ली। किसने बेटा, नेपोलियन बोनापार्टे ने। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ देखते हैं। उसने अपने आप को एम्परर घोषित किया बच्चों 1804 में, 1804 में घोषित किया। और बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उसके ऊपर उसने अधिकार कर लिया और जो बहुत मॉडर्नाइज किया यूरोप को। ठीक है, अब कुछ लॉ बनाए। ठीक है, अब थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या किया, प्रोटेक्शन दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम शुरू किया, किसका, वेट का, मेजरमेंट का। ठीक है, डेसिमल सिस्टम उसी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब देखते हैं स्लेवरी री इंट्रोड्यूस। वो जो स्लेवरी हट गई थी वो किसने इंट्रोड्यूस की, नेपोलियन ने दोबारा से शुरू की। और जो बैटल ऑफ वाटरलू, यानी कि बैटल ऑफ वो जो वाटरलू थी उसमें वो 1850
1815 में डिफीट हुआ, लेकिन उसके जो आइडिया थे, उनके आइडिया का सोसाइटी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ, बहुत गहरा असर हुआ। इसीलिए उसके बाद में जो उसके द्वारा चलाए गए बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें थी, वो आने वाली गवर्नमेंट ने उसे एज इट इज़ अपनाया। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी की बात करते हैं बच्चों। ये जो स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था 17th सेंचुरी में। अब इसमें क्या करते थे मर्चेंट्स, क्या करते थे सेल करते थे कि लेके जाते थे पोर्ट से। कौन से पोर्ट से बच्चों? बॉर्डेक्स और नैंटेज से। कहाँ लेके जाते थे? अफ्रीकन कोस्ट से लेके आते थे उन दासों को, और उन स्लेव्स को लोकल जो चीफ्स हैं उनको क्या कर दिया जाता था? सेल कर दिया जाता था। और जो लोकल चीफ्स हैं वो उसे कहाँ ले जाते थे? प्लांट ओनर्स के पास ले जाते थे, और प्लांट ओनर्स उनसे क्या कराते थे? काम कराते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे उनका। स्लेव लेबर जो थी वो ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ होती थी बच्चों? शुगर में, ठीक है, कॉफ़ी में, इंडिगो में। यूरोप में ये स्लेव ट्रेड बहुत चलता था बच्चों। जो बॉर्डेक्स और नैंटेज हैं वो क्या मेजर पोर्ट थे, और ये सिटी की जो इकोनॉमी है या प्रॉपर्टी है उसको क्या करते थे? फ्लोरिश करता था। क्या, कौन सी चीज़? स्लेव ट्रेड। अब जो फर्स्ट जो रिवोल्यूशनरी था वो सोशल रिफॉर्म जो किया गया था जैकोबिन ने किया था। जैकोबिन ने क्या किया था? जो स्लेवरी थी उसको, जो फ्रांस कॉलोनी है, फ्रांस कॉलोनी से अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है। नेपोलियन के बाद में जो फ्रांस है उसमें क्या किया? जो री इंट्रोड्यू नेपोलियन, बाद में नेपोलियन ने फ्रांस कॉलोनी में जो ये स्लेव ट्रेड है इसे री इंट्रोड्यूस किया। और जो फाइनली ये स्लेव ट्रेड कब अबॉलिश हुआ बच्चों? 1848 में फ्रेंच कॉलोनी से स्लेव ट्रेड अबॉलिश हुआ। अब जो बात करते हैं विमेन की, विमेन उस टाइम पे जो फ्रांस में जो महिलाएं थी उनकी स्थिति क्या थी वो देखते हैं। जो बहुत सारी महिलाएं थी वो उनके पास ना तो कोई एजुकेशन थी ना कोई जॉब ट्रेनिंग थी। वो क्या करती थी? जो वेल्दियर क्लास की जो फैमिली है केवल वही महिलाएं थोड़ा बहुत जो है पढ़ लेती थी, बाद में शादी उनकी कर दी जाती थी। ठीक है। वो भी कौन सी होती थी? अरेंज मैरिज होती थी। जो वेजेस होते थे महिलाओं के वो पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम होते थे। वुमेन ने धीरे धीरे जो पॉलिटिकल क्लब है उसमें क्या करना? अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया। जो 50 वीमेन क्लब्स चल रहे थे अलग अलग शहरों में। ठीक है। बहुत सारे जो फेमस क्लब हैं सोसाइटी में, रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन विमेन था। ठीक है। और डिसअपॉइंटेड किया कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उन्होंने डिसअपॉइंट किया। उसने क्या किया कि जो पैसिव सिटीज़न है, पैसिव सिटीज़न की को वोटिंग पावर दे दी गई, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। उनकी क्या डिमांड थी? राइट टू वोट था। ठीक है। टू बी इलेक्टेड, यानी कि इलेक्शन में भाग वो ले सकें। ठीक है। पॉलिटिकल ऑफिसेस वो काम कर सकें। और जो रिप्रेशंस हैं, रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनकी डिमांड थी। ठीक है। जो रेन ऑफ टेरर के समय जो नई गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए थे उन्होंने, उसमें क्या थी? जो वीमेंस क्लब थे उन्हें क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए। जो बहुत सी महिलाएं हैं उन्हें फ्रांस की जो महिलाएं हैं उन्हें वोटिंग पावर कब मिला बच्चों? 1946 में मिला था। रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के तहत फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था। ठीक है। ओलंपिया डी जॉग्स, ये था बच्चों, ये पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी, रिवोल्यूशनरी थी, फ्रांस की रहने वाली थी। 1791 में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन के नाम से एक लेख लिखा। वो उन्होंने किस चीज़ का अपोज किया था? जैकोबियन गवर्नमेंट का अपोज किया था। ठीक है। उसने जो फोर्सफुली विमेंस क्लब की जो आवाज़ है उसे क्या किया गया बच्चों? उनको हटा दिया गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप होता है बच्चों कि राजा ने जैसे सेंसरशिप लागू की थी, उसने एबोलिशन, इसको हटा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख सकता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लोगों को अपनी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता थी। ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी थी। ठीक है। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन देखते बेटो। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया और फ्रांस का एम्पायर बना लिया। ठीक है। और उसे
जो मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे लॉज को, जैसे प्रोटेक्शंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम, वेट एंड मेजर्स, प्रोवाइड डेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब इनिशियली जो कुछ सीन्स हैं वो जैसे लिबर्टी, इन्वेंटेड फोर्स इन 1850, कब हारा था बच्चों, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में ये हारा था। और टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ऐसे दो एग्जाम्पल हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने इंडिविजुअली जो आइडियाज़ थे, जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, जो फ्रांस की रिवोल्यूशन से आए थे, उनको क्या किया, रिस्पोंड किया, उनको आत्मसात किया। जो राजा राम मोहन राय हैं, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो न्यू आइडियाज़ से इंस्पायर्ड हुए थे, और फ्रांस रिवोल्यूशन और बाद में जो जुलाई रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, उससे इनको नए आइडिया मिले। ठीक है, और जो रिवोल्यूशनरी जो ट्राई कलर है वो इन्हें बहुत अच्छा आइडिया लगा। 1774 में टाइमलाइन देखते हैं। 1774 में लुई 16 असेंडिंग हुआ थ्रोन पर, फ्रांस पर, थ्रोन ऑफ फ्रांस पर। ठीक है, और इसको किसका सामना करना पड़ा, एम्प्टी ट्रेजरी का सामना करना पड़ा। ठीक है, ग्रोइंग डिसकंटेंट होने लगा। ठीक है, सोसाइटी में ओल्ड रिजाइम था। 1789 में कन्वोक्शन ऑफ ईस्ट एस्टेट जनरल कन्वोक्शन हुई 1789 में, और जो थर्ड एस्टेट थे उसने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। पीजेंट ने रिवोल्ट किया, और जो कहाँ का, कंट्री साइड में और सिटी में। ठीक है, जुलाई में जो क्राउड ने क्या तोड़ दिया बच्चों, बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1791 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया और राजा की पावर को लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, जो बेसिक राइट्स है ह्यूमन के, उनकी बात की गई 1791 में। 1794 में कन्वेक्शन इनकी लीगलाइज्ड टू फ्री ऑल स्लेव एंड इन फ्रांस कॉलोनी। 1794 में जो स्लेव ट्रेड है वो हटा दिया गया। 1792 से 1793 का जो टाइम है वो किसके रूप में जाना जाता है बच्चों, फ्रांस बिकम रिपब्लिक, लुई 16 वॉज beheaded। ठीक है, ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक, डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। ठीक है, 1793 से 94 का जो टाइम है, रेन ऑफ टेरर, आतंक का युग के नाम से जाना जाता है। 1794 में रॉबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया, उसे गुलेटनाई कर दिया गया। नेक्स्ट है 1794 में कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रांस कॉलोनीज, 94 में किया गया बच्चों। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे मिलिट्री डिक्टेटर बन गया फ्रांस का। 1815 में नेपोलियन डिफीट हुआ बैटल ऑफ वाटरलू में। 1848 में स्लेवरी क्या हुआ बच्चों, अबॉलिश हुआ फ्रांस कॉलोनी से फाइनली। और 1946 में जो विमेंस है, फ्रांस की जो विमेंस है, उन्हें राइट मिला, किसका, राइट टू वोट। ये नेपोलियन बोनापार्ट की पिक्चर है बेटा। कुछ शॉर्ट टेस्ट है बच्चों, आई होप आप इसे इजीली कर पाएंगे। हु वॉज द किंग ऑफ द फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वॉज टीथे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वॉज लीवर। लीवर के बारे, लीवर है अ यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, अ टैक्स लेविड बाय चर्च, अ ग्रुप ऑफ privileges. When was the Bastille destroyed? 14th July 1789, 14th July 1798, 2nd July 1789, 5th August 1879. Who were the active citizens? Next question है बच्चों, who were the active citizens? They were entitled to vote, they were not entitled to vote, they were entitled to protest, they were entitled to accumulate wealth. अब बच्चों कुछ होमवर्क के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइड इनटू 3 एस्टेट, नेम देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। व्हेन वाज स्लेवरी, क्वेश्चन थर्ड है बच्चों, व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली अबॉलिश इन फ्रांस कॉलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है व्हाट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ
right of man and citizen according to the French Constitution of 1791. Next question है, mention any 5 value which are associated of the right of man and citizens. ये कुछ वर्क है बच्चों, स्किल पर बेस्ड है. What role did the women play in bringing about important changes in France society? On the outline map of France, locate the and label the following: Bordeaux, Paris and Marseille. एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम है बच्चों. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे. आई होप ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा और इसके बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे ज़रूर बताएंगे. थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे.